नमस्कार दोस्तों। कभी एक बात नोट की आपने? मोदी जी उस बीवी की तरह हैं जिसकी कभी कोई गलती नहीं होती, और नेहरू जी उस पति की तरह सारी गलती उसी की होती है। वो बीवियां होती है ना, जो पहले तो पति को जबरदस्ती शॉपिंग करने के लिए ले जाती हैं, फिर 3 घंटे मार्केट में घूमने के बाद घर आकर मुंह फुला लेती हैं। जो चीज लेने गई थी वो तो मैं लाई ही नहीं। अरे तो ले आती, वही तो लेने गए थे, किसने रोका था? तुमने। मैंने कब रोका? हाँ, तो लेने के लिए भी तो नहीं कहा। अरे मैं गया तो था साथ में, अपनी मर्जी से थोड़े गए थे, मैं जबरदस्ती लेके गई थी। अरे हाँ, जैसे भी गया था, लेकिन साथ तो गया था। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, साथ जाने में और साथ होने में फर्क होता है। और शादी के 15 साल हो गए, तुमने मेरा साथ कभी दिया ही कहाँ है? सही कहा, मैंने कभी साथ दिया ही नहीं। ये अपने सिंटू मिंटू तो तुमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे। डिट्टो पॉलिसी बीजेपी की है। जब खुद मार्केट में होती है यानी मौके पर होती है, उस टाइम कुछ नहीं करती, जो चीज लेनी होती है वो नहीं लेती, लेकिन घर जाने के बाद नेहरू से जरूर लड़ती है। अरे बीजेपी वालों, जब देश गुलाम था, लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे, कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रही थी, तो उस टाइम आप लोग क्या कर रहे थे? आपकी आरएसएस और हिंदू महासभा भी तो उस टाइम मौजूद थी। आप लोगों के परम पूज्य नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर और गोलवलकर भी तो देश में मौजूद थे। लड़ लेते अंग्रेजों से, करवा लेते देश को आजाद, ले लेते असली आजादी, बना लेते अपनी सरकार, बना लेते अपना प्रधानमंत्री, बना लेते अपना संविधान, अपने हिसाब से बना लेते वंदे मातरम। किसने रोका था? अरे भाई साहब, कैसे बना लेते? वो अंग्रेज साले मारते ज्यादा थे, गिनते कम। जिस टाइम वंदे मातरम गाने पर अंग्रेज पकड़ पकड़ कर पीटते थे, उस टाइम वंदे मातरम गाने की हिम्मत नहीं हुई, और 150 साल बाद इस पर बहस करके खुद को वंदे मातरम का वकील बता रहे हैं। जब जिन्ना का विरोध करने का टाइम था, उस टाइम तो उसके साथ गठबंधन की सरकारें बना रहे थे, आज खुद को जिन्ना के विरोधी बता रहे हैं। जब देश ने तिरंगे को अपना राष्ट्रीय ध्वज बनाया था, उस टाइम तो 3 रंग को अशुभ बता रहे थे, और आज हर घर तिरंगा बोलकर खुद को तिरंगे का समर्थक बता रहे हैं। जब अंबेडकर को साथ की जरूरत थी, उस टाइम तो अंबेडकर के संविधान की कॉपियां जला रहे थे, मनुस्मृति को लागू करने की मांग कर रहे थे। आज अंबेडकर की मूर्तियां बनाकर खुद को उनका अनुयायी बता रहे हैं। जब गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तब उनमें से किसी का साथ नहीं दिया, किसी के संगठन या आंदोलन में शामिल नहीं हुए, और आज उनका नाम लेकर खुद को देशभक्त बता रहे हैं। वो औलादे होती है ना, जो जीते जी माँ बाप को एक गिलास पानी तक नहीं देती, और मरने के बाद उनके भोग पर 56 पकवान बनाकर कहती है, हम अपने पूर्वजों का बड़ा सम्मान करते हैं। हर बार यही होता है। कश्मीरी पंडितों को ही ले लो, उनके मामले में भी बीजेपी ने सेम स्ट्रेटजी यूज की। जब 1990 में कश्मीर से पंडितों को निकाला गया, तो केंद्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार थी, कश्मीर में भी राज्यपाल उसका था, पावर उसके हाथ में थी, लेकिन उस टाइम सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन 32 साल बाद उस पर मूवी बनाकर कह रही है, हमें तो पंडितों की चिंता ही बहुत ज्यादा थी। गोधरा कांड से लेकर कांधार हाईजैक और संसद हमले तक हर बार बीजेपी की सरकारें, सारी पावर, सारी एजेंसियां, सारी सिक्योरिटी उसके हाथ में थी, लेकिन उस टाइम कुछ नहीं किया। बरसों बाद उन पर फिल्में बनाकर साबित कर रहे हैं कि मानो ये सारे कांड किसी और सरकार में हुए थे और बीजेपी सत्ता में थी ही नहीं। और ये स्ट्रेटजी कामयाब है, क्योंकि लोगों की याददाश्त ही इतनी कमजोर है, पढ़ने लिखने और रिसर्च करने की आदत ही नहीं है, भूल जाते हैं कि बरसों पहले हुआ क्या था। इसीलिए ये लोग नेहरू की मौत के 6 दशक बाद उनके बारे में कुछ भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि लोग भूल गए हैं कि नेहरू वो नेता थे जिन्होंने 562 रियासतों को मिलाकर एक ऐसे देश को एकजुट किया
जिसके बारे में दुनिया कह रही थी कि ये तो देश रह ही नहीं पाएगा, ये तो बिखर जाएगा। नेहरू ने आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एटॉमिक सेंटर, इसरो, डीआरडीओ, स्टील प्लांट, भाखड़ा, दामोदर वैली और हीराकुंड जैसे डैम बनवाए। एक पूरी तरह लुटे पिटे देश में अलग अलग राज्य, राजधानियां, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इमारतें, मंत्रालय, योजनाएं और विदेश नीति बनाई। गिनती करना मुश्किल है कि नेहरू ने इतने सारे काम किए, लेकिन मोदी जी के मुताबिक पूरी जिंदगी में नेहरू ने सिर्फ एक काम किया, अपमान। मोदी जी रोज नया नाम ढूंढ लाते हैं। अरे देखो, नेहरू ने इसका अपमान किया था, देखो नेहरू ने उसका अपमान किया था, नेहरू ने पटेल का अपमान किया, बोस का अपमान किया, गांधी का अपमान किया, जनता का अपमान किया, देश का अपमान किया, वंदे मातरम का अपमान किया। मोदी जी के मुताबिक नेहरू रोज सुबेरे उठते थे, अपमान करते थे, सो जाते थे। बाकी लोग काम करके प्रधानमंत्री बनते हैं। नेहरू इकलौते नेता थे जो 17 साल लगातार अपमान करके प्रधानमंत्री बने। एक के बाद एक जनता ने हर बार नेहरू को चुनाव में बम्पर बहुमत देकर पीएम बनाया, इतने बहुमत से जिताया कि जिसके बारे में आज मोदी जी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जनता को नेहरू की एक ही बात बहुत पसंद थी, वाह क्या अपमान करता है। देश के बंटवारे को ही ले लो, रोज कोई ना कोई बीजेपी वाला चिल्लाने लगता है, नेहरू ने बंटवारा करवाया, नेहरू ने बंटवारा करवाया, नेहरू ने बंटवारा करवाया। और फिर वही लोग चिल्लाने लगते हैं, अरे मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ गई, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ गई, हिंदू खतरे में आ गया। तो भाई, जब देश में ऑलरेडी मुसलमान इतने ज्यादा हैं, तो फिर बंटवारे पर क्यों रो रहे हो? अरे हमें ये अब्दुल कलाम वाले नहीं, वो जिन्ना वाले मुसलमान चाहिए। बीजेपी के मुताबिक नेहरू जबरदस्ती प्रधानमंत्री बन गए, जबरदस्ती उन्होंने वंदे मातरम को कटवा दिया, जबरदस्ती उन्होंने पाकिस्तान बना दिया, जबरदस्ती पीओके दे दिया, सारे काम जबरदस्ती किए। और कमाल की बात यह है कि उस जमाने की जो जनता अंग्रेजों से नहीं डरी, जो जनता अंग्रेजों की गोलियों के सामने छाती अड़ा के खड़ी हो गई थी, उसने नेहरू का विरोध नहीं किया। और जो स्वतंत्रता सेनानी नेता अंग्रेजों से नहीं डरे, जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, वो सरदार पटेल जैसे नेता इतनी जबरदस्ती झेलने के बाद भी ना नेहरू के खिलाफ हुए, ना अनशन किया, ना उनके खिलाफ कोई आंदोलन किया। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये सब बोलकर मोदी जी सिर्फ नेहरू को नहीं, बल्कि उस जमाने के सरदार पटेल से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोविंद वल्लभ पंत, अमृता कौर और लाल बहादुर शास्त्री तक सभी नेताओं को नीचा दिखा रहे हैं। वो देश को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे नेता डरपोक थे, उनके बस का कुछ नहीं था। अंग्रेजों के खिलाफ ना कोई लड़ा, ना कोई आजादी मिली, ना देश में कुछ था, ना ये देश था। जो कुछ बना है 2014 के बाद बना है, जो किया है मोदी ने किया है, जो दिया है वो मोदी ने दिया है। इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को रोज कुरेद कुरेद कर खत्म किया जा रहा है। संसद में वंदे मातरम पर जो बहस हुई, उसका भी मकसद यही है। लेकिन इस बहस में दो महिला सांसदों की बातें सबसे ज्यादा सुनने लायक थी। एक प्रियंका गांधी और दूसरी इकरा हसन। इकरा हसन ने क्या कहा? इकरा ने वंदे मातरम पूरे गीत का मतलब समझाया, बताया कि गीत में कैसे भारत की बात कही गई है, उसमें कैसे जल, कैसी हवा, कैसी फसलें, कैसे पर्वतों, पहाड़ों, खेतों की बात कही गई है। और फिर ये देखो कि आज सरकार ने इस देश की हवा में कितना पॉल्यूशन भर दिया है। दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर आज भारत में हैं। देखो कि आज इस देश की नदियों की क्या हालत है, उसके पहाड़ों और जंगलों को कैसे खत्म किया जा रहा है। वंदे मातरम पर बहस करने वालों, वंदे मातरम के मतलब को भी समझो। उसका असली सम्मान सिर्फ गीत को गाने से नहीं, उस गीत में जैसे भारत की कल्पना की गई है वैसा भारत बनाने से होगा। और दूसरी बात प्रियंका गांधी ने कही कि मोदी जी एक दिन अपनी पूरी बीजेपी, सारी सरकार, सारे मंत्री, कर्मचारी और कार्यकर्ताओं को बैठाकर सिर्फ इस पर काम कर लो
कि नेहरू ने क्या क्या गलतियां की थी, आपको नेहरू से क्या क्या शिकायतें हैं, और एक दिन इसके ऊपर विपक्ष के साथ खुलकर पूरी बहस कर लो, ताकि उसके बाद इस देश के लोग आज के इश्यूज पर बात कर सकें। आज पोल्यूशन की वजह से छोटे छोटे बच्चे, हमारे बुजुर्ग मर रहे हैं। आज एयरपोर्ट पर लोग फंसे हुए हैं, परेशानी से कराह रहे हैं। आज लोग ट्रेन के टॉयलेट में बैठकर सफर कर रहे हैं। लोग अपना गांव छोड़कर दूसरे शहरों में पलायन करने को मजबूर हैं। लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में जा रहे हैं। बेरोजगारी इतनी है कि भारत के युवा अपनी जान जोखिम में डालकर रूस की सेना में भर्ती हो रहे हैं। आसमान से प्लेन गिर रहे हैं, पटरी से ट्रेन उतर रही हैं, इमारतों में आग लग रही है, भीड़ में भगदड़ मच रही है, भगदड़ में मौतें हो रही हैं, पुल गिर रहे हैं, रोड ढह रहे हैं। प्लीज इन इश्यूज पर भी चर्चा के लिए टाइम निकाल लो, या आज के इश्यूज पर आपकी तरह कोई 150 साल बाद चर्चा करेगा। इसी साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।